चैप्टर 1038 आमना सामना बेबी डोंट बाइट प्लीज। इधर दूसरी तरफ ग्रोवर इंडस्ट्रीज के लॉबी एरिया में अधीरा इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपना फोन चेक कर रही थी, तभी किसी ने उसका फोन ले लिया। अधीरा के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से सामने देखने लगी। अधिवीर खड़ा उसे घूर रहा था। अधीरा ने अपना फोन लेते हुए कहा, दोबारा ऐसी गुस्ताखी मत कीजिएगा मिस्टर अधिवीर ग्रोवर, वरना आपके हाथ को काट दिया जाएगा। ये सुनकर अधिवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, तुम तो काफी अच्छे डायलॉग बोलना सीख गई हो। अधीरा ने गुस्से के साथ कहा, मैं पिछले आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। अब आप आ रहे हो। देखो, अगर मुझे मेरा काम प्यार नहीं होता तो कब का तुम्हें धक्के मारकर चली गई होती। इस बात पर अधिवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, मैं तो तुम्हारे लात घुसे भी खाने को तैयार हूँ। तुम एटलीस्ट इस बहाने मुझे टच तो करो। ये सुनते ही अधीरा की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, क्या अब हम काम की बात कर सकते हैं। अधिवीर कुछ कहता उससे पहले ही अधीरा का फोन बज उठा। अधीरा ने जब कॉलर आईडी देखी तो उसके एक्सप्रेशंस बदल गए, लेकिन तब तक अधिवीर भी कॉलर आईडी देख चुका था। उसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले स्माइल थी, अब एक्सप्रेशन डार्क पड़ गए थे। इधर अधीरा ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी। उससे पहले ही अधिवीर ने उसे बाजू से पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए बोला, इस वीरांश खुराना से तुम क्या बात करने जा रही हो। क्या तुम भूल गई कि इसमें 2 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये सुनते ही अधीरा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा, 2 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। उस साल में बहुत कुछ बदल जाता है। मेरे और वीरांश के बीच सब कुछ बदल चुका है। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ काम से जुड़ी बातें करने आई हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ में आने की कोशिश मत करो। ये सुनते ही अधिवीर ने गुस्से में उसका फोन लिया और डायरेक्ट जमीन पर पटक दिया। फिर बोला, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे पर्सनल बातें कैसे करती हो। अधीरा बिल्कुल शॉक में रह गई। वो जमीन पर टूटे हुए अपने फोन को देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ नाइजीरिया में अनीता, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ जाने के लिए रो रहा है, नाज ने कहा। दूसरे ही पल अनीता ने जवाब दिया, मैडम, मैं सच कह रही हूँ। ये जरूर आपके साथ जाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। नाज ने धीरे से कहा, लेकिन ये तो मेरे साथ कभी जाने की जिद नहीं करता। मेरा खुद कितनी बार इसे ले जाने का दिल हुआ, क्योंकि इसके बिना इतने घंटे तक रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है। सारा दिन इसकी टेंशन लगी रहती है, किसने ठीक से कुछ खाया होगा या नहीं, कुछ पिया होगा या नहीं, कितने घंटे सोया होगा, नहाया होगा भी या नहीं। मैं सब कुछ सारा दिन सोचती रहती हूँ, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ जाने की जिद कर रहा है। पता नहीं क्यों, पर बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, मुझे लगता है अब आपको निकालना चाहिए। नाज ने अपना सिर हिला दिया। उसने कपकेक को अपनी गोद में उठाया और प्यार से बोली, बेबी डोंट वरी, हम आपको अपने साथ लेकर जाएगी। ये कहकर उसने उसे सीने से लगा लिया, तो कपकेक ने अपना छोटा सा सर उसके सीने में घुसा दिया। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि कपकेक अब चुप हो गया था। वो शिकार शेर की तरह बाहर की तरफ निकल गई। थोड़ी देर में अपनी कार को ऑर्फनेज के बाहर रोक दिया। वो कब के अंदर की तरफ पड़ी। अंदर जैसे ही वो पहुंची, शर्लिन ने तुरंत घबराते हुए कहा, थैंक गॉड, तुम आ गई। तुम्हें नहीं पता, पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शर्लिन को ऐसे घबराते देख नाज ने जल्दबाजी के साथ कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे साफ साफ बताओ मैटर क्या है। तुमने सुबह सुबह मुझे ऐसे फोन करके बुलाया, मुझे सच में घबराहट हो रही है। इसके जवाब में शर्लिन ने कहा, दरअसल बात यह है कि हमने जिस एरिया में अपना दूसरा ऑर्फनेज बनवाने की बात की थी, वहाँ कोई दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है और वो किसी बड़े बिजनेस टाइकून का है। मैंने जितना पता लगाया है, वो बिजनेस टाइकून इंडिया से बिलोंग करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि हमने उनके कोऑर्डिनेटर से बात की। हमने बताया कि हम भी इंडिया से ही हैं जो यहाँ नाइजीरिया में आकर ऑर्फनेज चला रहे हैं, पर उनके कोऑर्डिनेटर ने हमारी बात नहीं सुनी और वो हमारी जमीन को लेना चाहते हैं। उसे हमने कितने मेहनत से खरीदा था, तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना। अब हम क्या करेंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये सब सुनते ही नाज गुस्से के साथ बोली, इंडिया से होकर भी वो हमारी प्रॉब्लम को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, पूछो कोई भी होंगे, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी, खुद उनसे बात करूंगी।
उनका कोई हक नहीं बनता हमारी जमीन के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का। अगर वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो उन्हें बहुत सारी जमीन मिल जाएगी, पर वो हमारी जमीन को कब्जे में नहीं कर सकते। ये सुनकर शर्लिन ने कहा, इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि ऐसे मैटर में एक तुम ही हो जो सब कुछ संभाल सकती हो। ये कहते हुए अली सर उसके गोद में मौजूद कपकेक पर चली गई। बस खामोशी से अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर अपनी मामा को ही देख रहा था। उसकी छोटी उंगलियां उसके मुंह के अंदर थीं, बिल्कुल चुप। शर्लिन उसे देखकर स्माइल के साथ बोली, कपकेक बच्चे, तो फाइनली आप मामा के साथ यहाँ आ गए। मुझे तो लग रहा था जैसे कि मैं आपको यहाँ देख ही नहीं पाऊंगी। मासी की गोद में आ जाओ। ये कहकर शर्लिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कपकेक ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा। शर्लिन का मुंह बन गया क्योंकि कपकेक ने इनडायरेक्ट उसके मुंह पर ही उसे रिजेक्ट कर दिया था। इधर ये सब देखकर नाज ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अपने बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये थोड़ा अकड़ू है, किसी की भी गोद में नहीं जाता। यहाँ तक कि ये ठीक से मेरी भी गोद में नहीं आता जब तक किसी को दूध न पीना हो। और जैसा कि मैंने तुम्हें इसके नेचर के बारे में बताया था, जल्दी मुस्कुराता भी नहीं है। आज तक मैंने इसकी ठीक से स्माइल भी नहीं देखी, तो इसलिए प्लीज़। लेकिन तभी शर्लिन ने कहा, नाज, तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो, पर तुम्हारा बेटा उतना ही खड़ूस है। जरूरी है, तुम पर नहीं, अपने खड़ूस बाप पर गया होगा। ये सुनते ही अचानक से नाज की स्माइल गायब हो गई। शर्लिन ने नोटिस किया तो जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुम्हें इसके दादा का जिक्र पसंद नहीं है। मैं दोबारा नहीं कहूँगी। फिलहाल के लिए चलो, हम उनके ऑफिस निकलते हैं। ये सुनकर नाज ने अपना सिर हिला दिया। वो दोनों वापस कार की तरफ निकले, पर तभी कपकेक रोने लगा। अचानक उसे रोते देख नाज ने समझ में नहीं आकर कहा, व्हाट हैपेंड बेबी? आप रो क्यों रहे हो? लेकिन कपकेक बस रो ही जा रहा था। शर्लिन भी कंफ्यूजन में बोली, आखिर बात क्या है? ये ऐसे क्यों रो रहा है ना? नाज ने कहा, पता नहीं, कहीं इसे भूख तो नहीं लग गई। वो कहते हुए उसने पेट को टच किया और फिर नीचे उसके पैम्पर को भी टच किया। पैम्पर फुल हो चुका था और पेट भी खाली था, जिसे देखकर नाज ने मुंह बनाकर कहा, भूख है, इसलिए रो रहा है। शर्लिन हैरान होकर बोली, भूखे होने पर बच्चे मन के सीने में घुसते हैं, ना कि ऐसे रोते हैं। सच में तुम्हारा बेटा तो अजीब ही किस्म का है। नाज हंसने लगी और कटे से गोल मटोल कपकेक को देखने लगी, जो अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को ढककर रो रहा था। नाज कार में बैठ गई, शर्लिन ड्राइविंग सीट पर। उसने कहा, तुम इसे फीडिंग करवाओ, मैं ड्राइव करती हूँ। नाज ने अपना सिर हिलाया, कपकेक को अपनी गोद में बिठाया और ग्रास को थोड़ा सा नीचे सरकाकर उसे फीडिंग करवाने लगी। कपकेक बहुत ही पैशनेटली फीड करने लगा। इस वजह से नाज ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, इसे हर आधे घंटे पर भूख लग जाती है। उम्मीद करती हूँ कि वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना फीडिंग करवाने में प्रॉब्लम होगी। शर्लिन ने कहा, हाँ, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट ही लगेंगे। बस हम बात करके निकल आएंगे। पर नाज थोड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। वो विंडो से बाहर देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों, पर मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो अलग होने वाला है, लेकिन क्या ऐसी फीलिंग मुझे 2 सालों में कभी नहीं आई। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो। नाज तुरंत दर्द में कहा, बुबा बाइट मत करो, अरे रिक्वेस्ट यू। लेकिन कपकेक फीड करने से ज्यादा बाइट कर रहा था। नाज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाइटिंग के दर्द को बस बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उसे पता था कि वो कब खाना नहीं कर सकता। कपकेक तब तक फीड करता रहा जब तक कि सो नहीं गया। फिर थोड़ी देर में उसने अपने सीने पर कपकेक की गर्म सांस महसूस की। उसने नीचे देखा और गहरी सांस ली। शर्लिन ने कहा, आई थिंक हमें पहले केमिस्ट की शॉप पर जाना चाहिए। आपका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। अभी ये सिर्फ 1 साल का है, पर आपके साथ ऐसे बिहेव करता है, इसलिए आपके ऊपर बॉडी की कितनी बुरी हालत करती है। एक काम क्यों नहीं करती? आप इसे अपना दूध पिलाना बंद कर दीजिए और बोतल वाला दूध पिलाइए। कम से कम इससे आपको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि नाज का जो अपर एरिया था वो बिल्कुल लाल पड़ गया था। इसलिए शर्लिन को नाज के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नाज ने सीरियस आवाज में कहा, मेरा बेटा जब तक फीड करना चाहेगा, मैं तब तक उसे फीड करवाऊंगी। ये वैसे भी मेरे पास रहकर भी मेरे पास नहीं रहता, मेरे साथ खुश भी नहीं रहता।
और अगर मैं इसे फीड करना भी बंद कर दूँ, तो शायद मुझे और दूर हो जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पहला बेटा पहले ही दूर हो चुका है, और अगर दूसरा भी दूर हो गया, तब तो मेरी जान ही चली जाएगी। ये सुनते ही शर्लिन शॉक्ड हो गई और बोली, क्या आपका कोई पहला बेटा भी है? पर आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और आपने तो अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं बताया, स्पेशली अपने हस्बैंड के बारे में। नाज आज ये सब सुनाकर उदास होकर बोली, कुछ बताने लायक नहीं है। शर्लिन ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो बताने लायक होगा ना, प्लीज कुछ तो बताइए। पर तभी नाज की आंखों के सामने उसका अतीत आने लगा। वो धीरे से बोली, मेरी लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी मुसीबतें आई हैं, जिसकी वजह से मुझे अपनों से दूर होना पड़ा। और आज मैं जो यहाँ पर हूँ, वो भी उन मुसीबतों में से एक मुसीबत थी। मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में तो नहीं बता सकती, पर इतना समझ लो कि अपने बड़े बेटे और अपने कपकेक को बचाने के लिए मैं अपनी फैमिली और अपने बनी से दूर यहाँ पर आ गई। ये सुनते ही शर्लिन शॉक्ड हो गई, और वो भी कुछ कहती उससे पहले ही नाज ने आसमान और छोटी बिल्डिंग को देखकर उसे रोक दिया। रोकते ही नाज ने कहा, क्या हम पहुंच गए? शर्लिन ने फिर कहा, हाँ चलिए चलते हैं। पर तभी नाज बोली, तुम मत जाओ। तुम प्लीज मेरे कपकेक को संभालो। तब तक मैं मिलकर आती हूँ। जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि इसे मैं साथ में लेकर नहीं जा सकती। अगर ये आधी नींद से जगता है तो बहुत रोता है, बहुत परेशान भी करता है, फिर कुछ काम भी नहीं करने देगा। ये सुनकर जल्दी से शर्लिन ने कहा, हाँ जरूर, इसे गोद में लेने के लिए मैं तरसती हूँ। एटलीस्ट सोते वक्त ही मैं इसे गोद में ले सकती हूँ। उसी मौका में जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर हंसते हुए नाज ने कहा, यू नो वॉट, मेरी मेड अनीता भी यही बोलती है। मेरा बेटा जैसे कोई सेलिब्रिटी बन गया है। हर कोई इसे बस गोद में लेने के लिए परेशान रहता है। पर मजाल है कि किसी की गोद में चला जाए। शर्लिन हंसने लगी। इसके बाद नाज ने बहुत ही संभाल कर कपकेक को गोद में दे दिया। कपकेक गहरी नींद में था। नाज प्यार से उसके गाल पर किस किया और वहां से बाहर निकल गई। वो सीधे अंदर की तरफ जाने लगी, पर जैसे जैसे उसने अंदर कदम बढ़ाए, उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। वो खुद से बोली, मुझे क्या हो रहा है? इस ऑफिस में आने के बाद इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ? नहीं, मुझे पर काबू रखना होगा। शायद मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं ये काम ना कर पाऊँ, इसलिए बेचैनी हो रही है। लेकिन मैं ये काम कर लूंगी। मुझे ये काम जरूर करना होगा। इसी के साथ वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची और बोली, मुझे इस ऑफिस के सीईओ से मिलना है। अब आप बोलेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा, पर ये बहुत जरूरी है। मैं अपॉइंटमेंट तक का इंतजार नहीं कर सकती। आप उनसे इतना कह दीजिए कि ऑर्फनेज की तरफ से कोऑर्डिनेटर मिलने आई है। वो खुद समझ जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने फोन उठाया और कुछ बात करके वापस कॉल कट की, फिर बोली, मैडम आप टॉप फ्लोर पर चले जाइए। वहाँ आपको खुद प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। ये सुनकर नाज अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कंपनी के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं? क्या वाकई मुझे उनसे मिलना होगा? इसका जवाब नहीं मिला। रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल के साथ सिर हिला दिया और अपना काम करने लगी। इधर नाज कंफ्यूजन में लिफ्ट की तरफ जाती हुई बोली, मैंने तो कोऑर्डिनेटर से बात करने के लिए कहा था। मुझे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास क्यों भेज रहे हैं? क्या इस कंपनी के प्रेसिडेंट इतनी फालतू हैं कि किसी से भी मिल लेते हैं? चलो अच्छी बात है, मुझे मौका मिल गया। अब मैं डायरेक्ट आमने सामने उनसे सब कुछ क्लियर कर लूंगी। ये सोचते हुए वो लिफ्ट में गई। थोड़ी देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुक गई। वो बाहर निकली और सीधे केबिन की तरफ आई। उसने दरवाजा खटखटाते हुए धीरे से कहा, हेलो मिस्टर, एक्चुअली मैं ऑर्फनेज की तरफ से आपके साथ कोऑर्डिनेटर करने आई हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन उधर से कुछ भी आवाज नहीं आई। नाज को कुछ समझ नहीं आया। वो खुद से बोली, कितनी अजीब कंपनी है। पहले तो मुझे डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भेज दिया, और अब प्रेसिडेंट केबिन से कोई आवाज ही नहीं आ रही। अब मैं क्या करूंगी? तभी धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। ये देखकर नाज अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अब ये क्या सिस्टम है? ये ऑटोमेटिक क्यों खुल रही है? पर जो भी हो, अब मैं जल्दी से प्रेसिडेंट से बात कर लूंगी। ये सब सोचते हुए वो डायरेक्ट अंदर गई और बोली, हेलो मिस्टर, एक्चुअली मुझे आपसे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात करनी थी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम नाज।
लेकिन उससे आगे नाज कुछ कह पाए उससे पहले ही ग्लास विंडो के पास खड़े लंबे चौड़े इंसान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा इंट्रोडक्शन? मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ। उसकी आवाज सुनते ही और सामने इंसान को देखते ही नाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बस शॉक्ड होकर एकटक उस इंसान को देखती रह गई। दक्ष अंडरस्को, अपने कपड़े उतारो। लेकिन क्यों? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। दैट्स इट, उस लड़की ने फिर से डरते हुए कहा, पर आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? उस इंसान ने उसको बालों से पकड़ते हुए कहा, एक मेड का काम होता है अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो करना। तुम मेरी मेड हो तो तुम्हें भी अपने कपड़े उतारने चाहिए। उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगा। वो उस बिलेनियर की मेड थी, जो उसके साथ अपनी मनमर्जी पूरी करता था, अपनी हवस पूरी करता था और पूरी तरह से उसे टॉर्चर करता था। आखिर क्यों सहन करती थी? वो मेड उस बिलेनियर के टॉर्चर को कब तक चलने वाला था उनके बीच? ये कहानी सुनना है तो लिंक पर क्लिक करें।